Welcome everyone. Today I am going to discuss very important thinker हर्बर्ट स्पेंसर। तो जब भी हम किसी थिंकर को पढ़ेंगे वो सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें ये पता होना चाहिए उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में ये बहुत पूछा जाने लगा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मैचिंग में दे देता है, ईयर एंड प्लेस भी उनका मैचिंग में दे देता है। तो इसलिए हम एक एक थिंकर को जो भी कवर करेंगे उसका जन्म और उसका प्लेस भी बताएंगे। और अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप थिंकर को मेंशन करें तो उनका जन्म ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1820 में। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के डर्बी में। ओके, क्लियर हो गया। इंग्लैंड के डर्बी में इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1820 में। तो देखिए, स्पेंसर के ऊपर कई लोगों का प्रभाव था क्योंकि ये कई लोगों से प्रभावित थे, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली दो लोगों को डिस्कस करेंगे जिनका इनके ऊपर विशेष प्रभाव था। तो उसमें पहले नंबर पे आते हैं एडम स्मिथ। उनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसका विशेष प्रभाव था। इसके साथ ही साथ हस्तक्षेप की जो नीति थी उससे भी प्रभावित थे वो। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से स्पेंसर प्रभावित थे। नेक्स्ट जिनका विशेष प्रभाव पड़ा है वो है डार्विन। डार्विन का जो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत था उससे प्रभावित थे। इवोल्यूशन, प्राकृतिक प्रवरण से प्रभावित थे। इसके साथ ही साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट मीन्स सर्वोत्तम या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता या फिर योग्यतम की उत्तरजीविता जो थी उससे प्रभावित थे। और इसी के साथ साथ इनकी एक बुक आई थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका इन पे विशेष प्रभाव पड़ा हुआ था। तो इस वजह से हक्सले ने इनको क्या कहा? डार्विन का बुलडॉग। डार्विन का बुलडॉग कहा। और ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर पूछा जाता रहा है कि किसको डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है? तो स्पेंसर को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो हक्सले ने कहा है डार्विन का बुलडॉग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो स्पेंसर थे वो एक पत्रिका से जुड़े हुए थे। उस पत्रिका का नाम है इकोनॉमिस्ट। उससे कितने साल तक जुड़े रहे थे? 5 साल तक जुड़े थे। कहीं पूछ ले कि ये किस पत्रिका से जुड़े थे, तो इकोनॉमिस्ट पत्रिका से जुड़े थे। कितने साल के लिए जुड़े थे? 5 साल के लिए जुड़े थे। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं इनकी बुक्स, क्योंकि जब भी हम किसी थिंकर को पढ़ेंगे तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बुक्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं बता रहे हैं, हम इस तरह से बता रहे हैं कि आपको याद हो पाए। तो हम एक ट्रिक के साथ बताएंगे। सोशल स्टैटिस, उसके बाद है इनकी बुक डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी।
नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इनकी द फर्स्ट प्रिंसिपल जो बुक थी उसको, और जो द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी थी वो, ये दोनों बुक्स के साथ थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक है उसको सोशियोलॉजी की फ़र्स्ट बुक माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस किताब को समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है, तो वो है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसको क्या माना जाता है? जो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक है इसको सिंथेटिक फिलॉसफी भी कहते हैं, सिंथेटिक फिलॉसफी। और इसी बुक में उन्होंने जो अपनी जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो इसी बुक में दी थी। कभी कभी पूछ लेता है कि इसको किस में दिया, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाली जो बुक थी जिसको सिंथेटिक फिलॉसफी भी कहते हैं, उस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी बुक है। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स भी इनकी बुक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी भी इनकी बुक है। उसके अलावा इन्होंने जो बुक लिखी है वो है, कुछ बुक्स इन्होंने पॉलिटिक्स पे भी लिखी हैं। पॉलिटिक्स पे हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, उसमें है द मैन वर्सेस स्टेट, और एक और है द प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा एक बुक और है, वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको इसलिए ये बताई कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक, जो सोशल स्टैटिक्स बुक है वो भी पूछी जाती है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाने लगी है, क्योंकि ये पहले नहीं पूछी जाती थी, अभी आरपीएससी में पूछी गई थी, यूजीसी नेट में भी पूछी गई है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ जो सोसाइटी बुक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने सोसाइटी के कई टाइप्स बताए हैं, जो हम आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल जो बुक है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंथेटिक फिलॉसफी भी इसको कहते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है वो फर्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी है। इसके अलावा द प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, द मैन वर्सेस स्टेट है, प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रॉपर पॉसिबिलिटी है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे इनकी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन।
जो थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन है, मैंने पहले ही बताया था कि ये डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसको हक्सले ने इसलिए बोला था, डार्विन का बुलडॉग भी बोला था। और ये भी बताया कि ये इस बुक का डिस्कस किस में किया है उन्होंने, जो अपनी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, उसमें इन्होंने डिस्कस किया था। तो एक और इनकी जो बुक थी, जो एवोल्यूशन की बात इस बेस पे करते हैं, क्योंकि ये उनके जो डार्विन जो थे, डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। और इनकी जो बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इसमें इन्होंने जो डार्विन का विकास का सिद्धांत था उसको इन्होंने सोसाइटी पे लागू किया। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, डार्विन का जो था उद्विकास का सिद्धांत, उसको क्या किया इन्होंने, सोसाइटी पे लागू किया। और ये बताया कि जैसे जैसे किसी एक जीव होता है, उसमें क्या होता है, जैसे उसका विकास होगा, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, सेम उसी तरह किसी भी समाज का, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से प्रभावित थे, और एक इन्होंने बुक भी लिखी है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। तो इस वजह से उन्होंने बताया जैसे जैसे किसी जीव का विकास होता है, वैसे क्या होगा, एक सोसाइटी का विकास होता है। और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट में आगे बढ़ेगा, जो एक जीव में होता है वही एक समाज में होता है। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस बुक को यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आप एक रिलेट कर पाएँ, क्योंकि बायोलॉजी से प्रभावित थे, इसीलिए वो एक जीव के साथ एक सोसाइटी की तुलना करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता दूँ कि जो इनकी बुक्स थी उसमें आपने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स थी, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी थी। एक मैंने बताई प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। तो अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही तो आपको याद ये करना है कि जो प्रिंसिपल्स पे बुक हैं वो इनकी 4 बुक हैं, जिसमें बायोलॉजी, सोशोलॉजी और इथिक्स और साइकोलॉजी है, जो मैंने आपको बताई। और इसी तरह आपको एक दिमाग में अपने एक थीम बना के रखनी है कि जो इनकी पॉलिटिक्स पे मैंने याद करने के लिए बता दिया था, बुक्स हैं वो आपकी हैं मैन वर्सेस स्टेट बुक है, प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो 3 बुक इनकी पॉलिटिक्स पे, ऐसे कुछ ट्रिक करके बनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो पाएंगी। 4 बुक्स इनकी हैं प्रिंसिपल्स पे, और 3 बुक्स हो गई पॉलिटिक्स पे, और जो बाकी मैंने बुक्स बताई वो सारी सोशोलॉजी पे हैं। एक है फर्स्ट प्रिंसिपल और एक है सोशल स्टैटिक्स। तो टोटल इनकी जो 12 बुक हैं वो मैंने एक सीक्वेंस ऐसे बनाया कि आप उसको आसानी से याद कर पाएँ, तभी मैंने पॉलिटिक्स वाली एक साथ रख दी और जो प्रिंसिपल्स वाली थी वो एक साथ रख दी। जो सोशोलॉजी की थी जिसमें एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी थी, और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था स्टडी ऑफ सोशोलॉजी बताई थी, और आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में भी बताया था कि इसमें एवोल्यूशन की बात की और सोशल स्टैटिक्स थी। तो वो सारी मैंने एक साथ बताई थी। तो ऐसे करेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो पाएंगी बुक्स, क्योंकि बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। तो एवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो जैसे समाज का, जैसे एक जीव का डेवलपमेंट होता है वैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसमें उन्होंने क्या किया है, स्पेंसर ने जो एवोल्यूशन बताया है, उद्विकास बताया है स्पेंसर का, क्योंकि सोशल एवोल्यूशन है तो उसमें उन्होंने क्या बताया, किस तरह से एक समानता से विभिन्नता की ओर बदलता है। ये उनका एक मेन की पॉइंट है कि कोई भी जो समाज है वो कैसे सिंपल से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है और कैसे विभिन्नता की ओर चेंज होता है। ये इन्होंने बताया। जो आप जब आगे सोसाइटीज़ के टाइप पढ़ेंगे तो आपको बहुत और क्लियर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है सोशल एवोल्यूशन है क्या। तो सोशल एवोल्यूशन में वो यही कहते हैं, जैसे पहले एक जीव होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जीव को अगर ध्यान में रखेंगे तो पहले वो क्या होता है, एक जो अनिश्चित होता है, उसका कोई स्वरूप जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, और वो किसी से संबंधित नहीं होता है, असंबंधित होता है, समान तरह से होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, वो अनिश्चित, असंबंध, विभिन्नता में बदल जाता है। और सेम यही प्रोसेस सोसाइटी पे लागू होता है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है वो विभिन्न भागों में बढ़ती जाती है और विभिन्नता होती जाती है। वो जो सिंपलिसिटी थी पहले, उससे जाके कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज हो जाता है। तो जीव के
साथ उन्होंने सोसाइटी की तुलना की है और यही सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ सोशल एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब भी बात होगी उद्विकास की तो किसने थ्योरी दी है, डार्विन ने। लेकिन अगर बात होगी सामाजिक उद्विकास सोशल एवोल्यूशन की तो वो किसने दिया है, स्पेंसर ने। तो ये आपको याद करना है कि अगर उद्विकास की बात होगी तो हो जाएगा डार्विन, अगर सामाजिक उद्विकास है तो हो जाएगा स्पेंसर। अब मैं आपको बताती हूँ एवोल्यूशन क्या है, उद्विकास क्या है अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। तो स्पेंसर ने कहा जब कोई एक पदार्थ उसकी जो गति है वो किस तरह से निरंतर एक चलता है, वो ये इसमें ये बताते हैं एक पदार्थ की गति जो होती है वो अनिश्चित, असंबद्ध, समानता से किस में बदलेगा, निश्चित, संबंध, असमानता में चेंज हो जाएगा, असमानता या विभिन्नता। देखिए ये तो सिंपल एक चीज़ हो गई, कोई भी जीव या कोई भी समाज क्या होता है, पहले अनिश्चित, असंबद्ध, समानता होता है यानी इक्वलिटी होती है। अगर हम बात करें जॉइंट सोसाइटी जॉइंट फैमिली की तो पहले उसमें क्या होता था, समानता होती थी। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में आएंगे तो वो जो समानता थी वो बदल जाएगी विभिन्नता में, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हो जाएंगी, डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो उसी तरह से जीव को अगर आप ध्यान में रखेंगे या ह्यूमन बॉडी को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, पहले अनिश्चित, असंबद्ध और समानता होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है और हर एक जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका एक अलग अलग संबंध होता है और उनका डिफरेंट काम होता है। सिमिलरली उसी तरह सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है और इस तरह से जो अनिश्चित, असंबद्ध, समानता होती है वो निश्चित, संबंध, विभिन्नता में बदल जाती है। इसी को कहते हैं सोशल एवोल्यूशन थ्योरी, या यही सोशल एवोल्यूशन थ्योरी है। तो आई होप आपको ये सोशल एवोल्यूशन बहुत ही शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं अनदर थिंग। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी के जो उन्होंने टाइप बताए हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। क्योंकि किसी भी एक थिंकर ने अगर एक तरह के टाइप बताए हैं तो हम लर्न कर लेंगे इजीली कि देयर इज़ सम टाइप ऑफ सोसाइटी गिवन बाय दिस। और जो अगर उन्होंने दो भी बताएं तो भी चलेगा, लेकिन इन्होंने जो सोसाइटी की टाइप्स बताए हैं वो कई सारे बताए हैं। कई सारे का मतलब है सोसाइटी, अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखें तो 4 आधार पे इन्होंने सोसाइटी के टाइप्स बताए। तो पहले तो हम वो याद कर लें कि वो 4 आधार कौन से हैं। पहला है एकीकरण के आधार पर, दूसरा है सिंपल टू मिक्स, तीसरा है समाज के उद्विकास की अवस्था के आधार पर, और चौथा है सभ्यता के उद्विकास की अवस्था के आधार पर। तो ये मैंने आपको इसलिए बना दिया कि आपको याद हो पाए। अगर एकीकरण के आधार पे पूछेगा तो कितने टाइप के सोसाइटी हैं, सिंपल टू मिक्स्ड के आधार पे पूछेगा तो कितने टाइप की सोसाइटी हैं, और समाज के उद्विकास की अवस्था के आधार पर पूछेगा तो कितने टाइप की हैं, लास्ट सभ्यता के उद्विकास की अवस्था के आधार पर पूछेगा तो कितने टाइप की सोसाइटी। क्योंकि इन्होंने हर बेस पे अलग अलग टाइप ऑफ सोसाइटी बताया है। तो पहला हम देख लेते हैं एकीकरण के आधार पर हमारे जो टाइप हैं वो उन्होंने बताए हैं 2, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी।
मिलिटेंट का मतलब है सैनिक समाज, इंडस्ट्रियल का मतलब है औद्योगिक समाज। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो आपको इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, लेकिन इस वाले में इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है। तो आप ये लर्न कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात इन्होंने तीन आधार पर की है, लेकिन सिंपल टू मिक्स वाले में इन्होंने इसकी बात नहीं की है। अगर हम बात करें मिलिटेंट सोसाइटी क्या होता है, तो मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता था, पहले कंपल्सरी कॉपरेशन हुआ करता था, और जो भी मिथक होते थे वो मिथ पे बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, और सोशल कंट्रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, विभिन्नता में बदल जाता है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आके क्या होता है, जो कंपल्सरी कोऑपरेशन था वो वॉलंटरी कोऑपरेशन में चेंज हो जाता है, और वहाँ पे सोशल कंट्रोल थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, और जो मिथ बेस्ड सोसाइटी थी वो रैशनल एटीट्यूड में चेंज हो जाती है। तो जो हमने सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी थी उसको रिलेट करते हुए यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वही चीज़ को इसको फॉलो करते हुए उन्होंने सोसाइटीज़ के टाइप्स दिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कुछ की पॉइंट। कंपल्सरी कोऑपरेशन होगा किसमें, मिलिटेंट सोसाइटी में, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होगा, वॉलंटरी कोऑपरेशन होगा। उसके अलावा क्या होगा, इसमें हाई कंट्रोल होगा। उसके अलावा क्या होगा, मिथ्स पे बेस्ड सोसाइटी है ये वाली, और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें सिंपल टू मिक्स सोसाइटी में उन्होंने कौन से टाइप दिए, तो पहला उन्होंने टाइप दिया है इसमें सिंपल सोसाइटी यानी सरल समाज। उसके बाद दिया है मिक्स सोसाइटी, फिर दिया है डबल मिक्स सोसाइटी, फिर दिया है ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। क्लियर। सिंपल का मतलब है सरल समाज, मिक्स का मतलब है मिश्रित समाज, डबल मिक्स का दोहरे मिश्रित, और ट्रिपल मिक्स का तिहरे मिश्रित। यहाँ पे आपको ये भी लर्न करना है कि अगर स्पेंसर की बात होगी तो वो तिहरे समाज तक जाते हैं, अगर दरखाइम की बात होगी तो वो दोहरे तक ही रह जाते हैं। ये अगर फाइंड करना हो कि किसने ये टाइप दिए, तो एक तो ट्रिक ये हो सकती है कि इन्होंने तिहरे समाज तक बात की है। दूसरा, इन्होंने इसमें 4 टाइप बताए हैं और इसमें 2 ही टाइप बताए थे। इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी है, जो सिंपल सोसाइटी होती है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, परिवार। अब परिवार से आगे बढ़ के जुड़ते जुड़ते क्या बनेगा, जैसे जैसे डिफरेंसेस को ध्यान में रखिएगा, कुल बनेगा, और डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या बनेगा, जनजातीय समूह बनेगा, और डिफरेंस इससे बढ़ेगा तो क्या बनेगा, राष्ट्र या राज्य बन जाएगा। तो अगर आपने वही सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी याद रखी तो क्या हुआ, पहले क्या था, समानता थी, और यहाँ आते आते क्या हो गया, विभिन्नता में बदल गया। तो समानता से विभिन्नता में बदला, ये भी पहले क्या था, समानता से विभिन्नता में बदल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। सोशल एवोल्यूशन थ्योरी को लगा के देखिए, क्लियर हो गई सोशल एवोल्यूशन थ्योरी। तो ये फैमिली के 2 टाइप हो गए। उसके बाद जब हम आते हैं समाज के उद्विकास की अवस्था में, तो इसमें इन्होंने कितनी अवस्था बताई, 3। इसमें इन्होंने क्या बताया, प्रिमिटिव स्टेज, सेवेज स्टेज, उसके बाद मैंने बताया था इंडस्ट्रियल, बोला था इंडस्ट्रियल सब में रहेगा इसको छोड़ के। तो ये हो गया। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, आदिम, जंगली और औद्योगिक, ये हो गया। तो अगर समाज के उद्विकास की अवस्था के आधार पे पूछेगा तो इन्होंने 3 टाइप बताए हैं, प्रिमिटिव, सेवेज, इंडस्ट्रियल। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सभ्यता के उद्विकास की अवस्था के आधार पे कितने समाज बताएं, तो इन्होंने बताए हैं अगेन 4, पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये टाइप ऑफ सोसाइटी अगर आप इस तरह से क्लियर रखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें इन्होंने क्या कौन से बताए हैं टाइप। एक बताया इन्होंने शिकारी, ये अभी अभी लेटेस्ट पूछा गया था। दूसरा उन्होंने बताया पशुपालक, तीसरा उन्होंने बताया कृषक, और चौथा अगेन औद्योगिक।
तो इसमें क्या होता है, सिंपल सोसाइटी होगी इसी कार्य में, आगे आगे डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा और यहाँ आके क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो जाएगी, फिर वही जटिल समाज हो जाएगा और विभिन्नता बढ़ जाएगी, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सोशल एवोल्यूशन थ्योरी आपको समझ में आ गई। एकीकरण में मैंने बताया, फिर सिंपल टू मिक्स में मैंने बताया, साधारण से मिश्रित समाज में, फिर विकास की अवस्थाओं के आधार पर मैंने 3 टाइप के बताए, प्रिमिटिव, सेवज, इंडस्ट्रियल, और अगर सभ्यता के विकास के आधार पर पूछेगा तो शिकारी, पशुपालक, कृषक और औद्योगिक। तो आपको मैंने ये इसलिए बनाया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि कितने टाइप बताए। तो अगर ऐसे देखें तो उन्होंने 4 आधार पे अलग अलग टाइप बताए। पहले आधार पे उन्होंने एकीकरण पे 2 टाइप बताए हैं, उसके बाद सिंपल टू मिक्स्ड 2 जो आधार बताया उसके आधार पे 4 टाइप बताए हैं। फिर उन्होंने जो समाज के विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो उसमें 3 बताते हैं। उसके बाद जो सभ्यता के विकास के आधार पर स्टेजेस बताते हैं वो फिर 4 बताते हैं। तो इस तरह के ये चारों अलग अलग एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है। और अभी तक ये सारे टाइप्स पूछे जा चुके हैं और कन्फ्यूज़न तब होता है, इसमें का इसमें कर देता है, इसमें का इसमें कर देगा, इसमें का इसमें कर देगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो डबल और ट्रिपल तक ही पूछा जाता है। तो डबल तक जो रहता है वो दरखाइम का है और जो ट्रिपल तक होगा वो स्पेंसर का हो जाएगा। तो क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनकी 2 थ्योरी और बची हैं वो हम कवर कर देते हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्पेंसर। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्पेंसर यानी जो सावयवी सिद्धांत है उसमें स्पेंसर ने क्या बोला, तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें इन्होंने जो एक जीव है या शरीर है उसकी तुलना समाज से की है। तो जो मैंने पहले ही आपको बताया था, शरीर की तुलना किससे करते हैं, समाज से। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे शरीर में जो इसमें उन्होंने कुछ समानताएं बताई हैं और कुछ विभिन्नताएं भी बताई हैं, किस तरह से शरीर और समाज समान है और किस तरह से भिन्न है। यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं शरीर और समाज में क्या क्या समानताएं हैं। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है जो समाज है वो क्या है, सावयवी सिद्धांत में वो बोलते हैं जो समाज है वो सावयवी सिद्धांत के समान है, इसी के समान वो मानते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं मानते हैं। उसमें इन्होंने कहा कि जो समाज है वो सावयव के समान है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो डिफरेंसेस जो समानताएं बताई हैं वो है साइज यानी कि आकार। जैसे जैसे मैंने बताया था ना, शरीर का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे समाज का भी आकार बढ़ता रहता है। ये हो गई एक समानता। दूसरा इन्होंने बताया कि जो शरीर है उसके भी कार्य अलग अलग होते हैं, यानी प्रकार उसके हर एक भाग का काम अलग अलग होता है। तो उसी तरह सोसाइटी का भी अलग अलग होता है। ये हो गया डिफरेंसेस। और दूसरा है जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ेगा वैसे उसमें क्या होता जाएगा, अंतर होता जाएगा। तो सिमिलरली उसी तरह जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी उसमें क्या होगा, अंतर बढ़ता जाएगा। तो ये इस आधार पर इन्होंने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं सोसाइटी के और सोसाइटी और शरीर में समानताएं बताई, सॉरी। और डिफरेंसेस की बात करें तो जैसे कि देखिए शरीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं होता, लेकिन जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा संपर्कों का अभाव होता है, वो डिफरेंस हो गया। और तीसरा इसमें अनऑर्गेनाइज कॉन्शियसनेस होती है यानी असंगठित चेतना होती है। तो कुछ ये डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद इनका एक और इम्पॉर्टेंट है, उसमें वो बताते हैं जो सामाजिक नियंत्रण है उसके साधन उन्होंने बताए हैं। ये भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा बाह्य कंट्रोल और दूसरा उन्होंने कहा आंतरिक, इंटरनल। तो बाह्य नियंत्रण कैसे होगा और आंतरिक नियंत्रण कैसे होगा। बाह्य नियंत्रण में वो 3 चीज़ों को रखते हैं जिसमें है सरकार, गवर्नमेंट, धर्म, कस्टम यानी प्रथा। गवर्नमेंट, रिलीजन और जो कस्टम है, प्रथाएं हैं, उसको उन्होंने बाह्य नियंत्रण में रखा। एक तो इसकी वजह से सोसाइटी में कंट्रोल होता है जिसको उन्होंने कहा बाह्य नियंत्रण। ये पूछ सकता है
किसमें बाह्य नियंत्रण है, कौन आंतरिक आंतरिक जो नियंत्रण है उसमें उन्होंने रखा है नैतिकता, यानी मॉरलिटी को रखा है उन्होंने। और ये कहा जो ये मॉरलिटी है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं कि मॉरलिटी में क्या होगा, अगर किसी भी सोसाइटी में मॉरलिटी अच्छे से है तो फिर उसको और ज़रूरत नहीं कि वो और कंट्रोल करें। जैसे मैंने एक कोटेशन भी रिस्ट्रिक्ट का बताया था, अगर लॉ यूजलेस है तो वहाँ पे फिर कस्टम का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए इन्होंने भी मॉरलिटी पे फोकस करते हुए कहा, एक कोटेशन इनका पूछा जाता है, वह समाज सर्वोत्तम है जिसमें क्या होता है, सबसे कम नियंत्रण होता है या सबसे कम नियंत्रण लगाया जाता है। या ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। वो कहते हैं वो समाज सबसे सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों पे सबसे कम कंट्रोल करता है या सबसे कम नियंत्रण लगाता है, वही समाज सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, मोरालिटी सबसे ज़्यादा है तो किसी को कंट्रोल करने की नीड ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमने इनकी थ्योरीज़ को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने डिस्कस कर ली हैं सारी थ्योरीज़। और इसमें मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सोसाइटी, इवोल्यूशन थ्योरी, सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी, और इसी के साथ साथ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल भी बताया जो कि इम्पोर्टेंट है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1903 को। तो जन्म कब हुआ था, 27 अप्रैल 1820 में, और डेथ हुई थी 8 दिसंबर 1903 को। ओके, तो इसी के साथ साथ मैंने आपको सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली कवर कर दी हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। पीजीटी के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको पूरी अच्छे तरह से सिलेबस को थिंकर्स को कंप्लीट किया है, और इसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड अदर एग्ज़ाम जो भी हैं उनके लिए भी। और अगर हम यूजी पीजी के स्टूडेंट के लिए बात करें तो अगर कोई भी क्वेश्चन स्पेंसर पे आता है तो मुझे लगता है इतना कुछ जानने के बाद आप अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करके अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू थिंग को जानने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जिसमें मैंने 12 इंपॉर्टेंट बुक्स बताई हैं स्पेंसर की, और सोशल एवोल्यूशन थ्योरी बताई है। उसके अलावा मैंने ऑर्गेनिक थ्योरी के साथ साथ टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें 4 आधार पे समाज के टाइप्स बताए हैं उन्होंने, और उसी के साथ साथ मैंने आपको मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल बताया जिसमें बाह्य और नियंत्रण की बात की है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी और कोई आपने कोई भी एक चीज़ न्यू सीखी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा लेक्चर सक्सेस हुआ। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बने रहिए हमारे इसी तरह यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।